हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 143 पर। मैं हूं अर्जुन यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारे मैथ्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जानते हैं आज अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका कोई भी समय लॉस नहीं होने वाला है। आप बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे। बातें क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। और कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, और इस बार वर्दी भी मिलेगी और वर्दी मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। कह रहा है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। आपसे कह रहा है कि दो आपको त्रिज्या पता है और दो आपको ऊंचाई पता है। आपसे कह रहा है कि दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा बेलन के। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपसे V1 है ना, वैल्यू पहले वैल्यू, और V2 का आपको रेशियो पूछ रहा है। और आप जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे R1 लिखते हैं और H1 लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये पहले, इससे आप क्लियर कर पाएंगे, ये पहले बेलन की बात कर रहा है और ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2 का है ना, और ऐसे H2 कर देंगे है ना। तो यहां से आप क्लियर कर पाएंगे ये पहले बेलन की बात कर रहा है और ये दूसरे बेलन की बात कर रहा है। बात है क्लियर? हमें अनुपात निकालना है। और देखो यहां से आप देखोगे पाई यहां और पाई यहां दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर हम बात करें, कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात, कह रहा है कि पहली त्रिज्या अगर 2 यूनिट होगी तो दूसरी त्रिज्या क्या होगी, 3 यूनिट होगी। कहने का मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू H1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, कि ये 5 हो जाएगा। और सेम वे से आपका R2 की जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू H2 की वैल्यू को अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। बात है क्लियर? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से ऐसे 3 या 9, 9 3 कितना हो जाएगा आपका, 27। कहने का मतलब कि जो हमारा आंसर होगा या अनुपात होगा दोनों बेलन होगा वो क्या हो जाएगा, 20:27। कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बस सिर्फ आप एक काम करिए, फार्मूला याद करके जाइएगा, आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, बस आप फार्मूला एकदम याद रखना कि मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा कि यदि 45:12 समानुपाती 75:x है तब x और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। आपको x और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो x की वैल्यू पहले निकालनी होगी। यहां से आपसे दे रखा है क्या, कह रहा कि 45:12 समानुपाती 75 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जानते हैं कि ये 45/12 लिख सकते हैं। इसको अनुपात की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बड़े लिख सकते हैं 12। और यहाँ समानुपात का मतलब होता है बराबर, 75 कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 15 3 45 और 15 5 कितना हो जाएगा, 75। और 5 3 1 3 3 चौको 12 और x इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहने का मतलब आपको x की वैल्यू कितना मिल गई, 20 मिलेगी। कहने का मतलब अब x के स्थान पे हम 20 रख सकते हैं। कह रहा है कि x और 30 का तृतीय अनुपाती, कहने का मतलब 20 और 30 का तृतीय अनुपाती हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो 20 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालने का मतलब हुआ कि 20 का जो रिलेशन 30 के साथ है ना, वही रिलेशन 30 का मैंने मान लिया कि y के साथ होना चाहिए। ठीक है, y हमने मान लिया कि तृतीय अनुपाती होगा। बात है क्लियर? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 20 को इसी तरीके से लिखेंगे, 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 30, और ये बराबर होगा 30 बटे कितने के, y के। बात है क्लियर? अब यहाँ सॉल्व करेंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 15 3 कितना हो जाएगा, 45। तो y बराबर या फिर तृतीय अनुपाती जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 45। बात है क्लियर? कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रिमाइंडर थ्योरम का है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 143 गुने 141 गुने 133 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए कौन कौन सी संख्या है। कह रहा है कि 143 गुने 141 गुने 133, अगर हम इसको 6 से भाग करें, किससे भाग करें, 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसमें हर कंडीशन में आपका, जैसे मैं कहूं अगर 5 को मैं 6 से भाग करूं तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या को आप किसी संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा 2 रिमाइंडर बचते हैं या फिर 2 शेषफल बचते हैं। कैसे 2 शेषफल बचते हैं, एक पॉजिटिव शेषफल बचता है और एक नेगेटिव बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें हमेशा
या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू लेना है। बात है क्लियर? जैसे आप इसमें लास्ट 2 अंक से मतलब रखिए, ठीक है, हर प्रत्येक संख्या में लास्ट 2 अंक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, 42 इसमें घटाओगे तो +1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसका रिमाइंडर +1 था, ठीक है। ऐसे ही 6 सत्ते 42, यहाँ पे आप जानते हो 41 में से अगर हम 42 घटेंगे क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लेंगे और 6 पंचे 30 और 6 छक्के 36 ज्यादा हो जाएगा ना, या फिर देखो 6 पंचे 30 6 छक्के 36, दोनों कंडीशन में 3 ही शेषफल बच रहा है। अगर 6 पंचे 30 करते हो 30 घटाओगे तब भी आपको क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। और अगर 6 छक्के 36 कर लेते हो 33 में से 36 घटाओगे तो -3 बचेगा। तो हम प्लस वाला लेंगे, हमारे लिए प्लस वाला आसान होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, तो यहाँ पे +3 से इसका बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और यहाँ पे नेगेटिव 1 है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 1 है, इसको सॉल्व करेंगे ये अपान में 6 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना, ये +3 है भाई, कितना है +3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस सिंबल लगा हुआ है, अब माइनस में कभी भी शेषफल आपका नहीं लिया जाता है, ठीक है। हमेशा आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव वाला मिलेगा। तो अगर आपका किसी कंडीशन में अगर आपका माइनस शेषफल बच रहा है तो नीचे वाली संख्या से घटा के फिर आंसर करते हैं। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात है क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बात है क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर, दो व्यक्ति हैं ए और बी, कह रहा है कि ए और बी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य जो है 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। जबकि बी जो अकेला है, बी अगर अकेला करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं। बात है क्लियर? कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को क्या कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। तो इसको सॉल्व करके आप इसका तो 20 और 25 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 पत्ते कितना हो जाएगा, 100 और 25 चौके 100। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर अगर 5 काम करेंगे तो बी अकेला कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो आप खुद सोचो कि अगर ए और बी मिलकर 5 रोटी खा रहे हैं जिसमें से बी अकेला 4 रोटी खा रहा है, इसका मतलब एक रोटी जो खाने वाला है वो कौन है, तो एक रोटी कौन खा रहा होगा, एक खा रहा होगा। कहने का मतलब ए की जो क्षमता है वो 1 यूनिट होगी, या फिर एक का रोटी खाने की होगी, तो बी की जो क्षमता होगी वो 4 रोटी खाने की होगी। बात है क्लियर? तो इस तरीके से आपसे कह रहा है कि ए अकेला पूरा कार्य करे तो कितने दिन में होगा। तो आप जानते हैं टोटल कार्य कितना है, 100 यूनिट है ना। तो अगर ए जो है एक दिन में 1 रोटी खाता है तो 100 रोटी या फिर 100 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 100 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, फिलहाल आपको जरूरत है ध्यान से पढ़ने की। बात है क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आप चाहेंगे तो देखिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप 100% अचीव कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक पाइप अकेले टंकी को 40 दिन में पूरा भर देता है, ठीक है। परंतु टंकी का तल में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है, तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है कि एक अकेला पाइप, मैंने जो भरने वाला पाइप है उसको मैं ए मान लेता हूं, जो खाली करने वाला है उसको बी मान लेते हैं। तो कह रहा है कि ए जो अकेला है उसे कितने दिन में भर रहा है, 40 दिनों में। कितने दिन में भर सकता है, 40 दिन में भर सकता है। जबकि बी अगर कह रहा है कि परंतु छेद होने के कारण, मतलब कि छेद होने का मतलब बी वाला जो है पानी निकाल रहा है बाहर, तो इसका मतलब जब दोनों एक साथ चलते हैं, है ना, छेद होने के कारण जो टंकी है वो 20 दिन ज्यादा समय लेता है। कहने का मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ये कितने दिन ले रहा है, 60 दिन, ठीक है। इसका मतलब भाई 20 दिन का मतलब हुआ 40 दिन तो ले ही रहा था, लेकिन 20 दिन ज्यादा लेने का मतलब वो 60 दिन लगेगा। मतलब कि भरने के साथ साथ पानी खाली भी हो रहा हो तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 60। और यही आपके टोटल क्षमता आ जाएगी, टोटल वर्क कह सकते हैं, या फिर टोटल कैपेसिटी टंकी की मान सकते हैं कि 120 लीटर पानी भरना था, ठीक है। तो यहां सॉल्व करोगे, अगर आप खुद सोचो कि अगर टोटल टंकी 120 लीटर की है और टंकी 40 दिन में भर जा रही थी, इसका मतलब एक दिन में कितना लीटर भरा जा रहा होगा, 3 लीटर। और इसी तरीके 60 गुना कितना हो जाएगा, 120 लीटर। अब मेरी बात को आप ध्यान समझो, देखो यहां पे क्या कह रहा है कि
ए और बी मिलकर जब काम कर रहे हैं, दो ही काम हो रहा है। वजह क्या है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो आप देखो, अगर ए अकेला चल रहा था सिर्फ और सिर्फ भर ही रहा था तो आपका 3 लीटर 1 घंटे या 1 दिन में भर रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहां पे 2 ही लीटर भर रहा है। इसका मतलब कि जो बी है, वो जो खाली करने वाला है, वो 2 लीटर क्या कर रहा है, प्रत्येक दिन में 1 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। भाई 3 लीटर ये भर रहा है तो 2 ही भर रहा है, इसका मतलब वो 1 लीटर प्रत्येक दिन में खाली कर दे रहा है। बात है क्लियर। अब यहां से आपको बी की क्षमता मिल गई, बात है क्लियर। तो जो बी की क्षमता होगी वो 1 दिन में 1 लीटर खाली करने की होगी। आपसे कह रहा है कि टंकी का आधा पानी है ना, आधी भरी टंकी को बी कितने समय में खाली कर लेगा। आप खुद सोचो, अगर जब पूरी टंकी भरी तो कितना है 120, तो आधी भरी होगी तो कितना हो जाएगा, आधी भरी होगी तो कितना हो जाएगा 60 लीटर, है ना। और 1 लीटर 1 दिन में, तो 60 लीटर कितने दिन में, 7 दिन में, है ना। तो ये हो जाएगा आप 60 डेज। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात है क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि 3 घनों की भुजाओं, है ना, 3 घनों की भुजाओं का अनुपात, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि 3 घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है तथा तीनों का कुल आयतन 54,880 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सबसे बड़े घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, या फिर कितनी है आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास 3 घन है, ठीक है, 3 क्यूब है। देखो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये क्या है, 3 घन है। और कह रहा है कि इनके भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। 2:3 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। ये इनके भुजाओं का क्या है, अनुपात है। आप अच्छे से इस बात को जानते हो कि पहले अगर भुजा मानना होगा तो हम क्या मानेंगे, 2x, दूसरी मानना होगा तो कितना मानेंगे, 3x दूसरे वाली की भुजा, और तीसरे वाली की भुजा मानना होगा तो क्या मानेंगे, 5x। आपको मिल गया पहले घन का जो भुजा थी वो कितनी थी, 2x, दूसरे की 3x और तीसरे की 5x। बात है क्लियर। अब आपसे देखो, कह रहा है कि इनके जो घनों के जो मतलब कि घन है तीनों ना, उनके जो आयतन का योग है वो क्या दे रखा है आपको, 54,880 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। बात है क्लियर। अब ध्यान समझो, घन का आयतन क्या होता है, आप जानते हो भुजा का क्यूब होता है। तो आप जानते हो इसका अगर हम क्यूब कर दें तो ये आयतन मिल जाएगा, इसका भी क्यूब कर देंगे तो इसका आयतन मिल जाएगा, और इसका क्यूब कर देंगे तो इसका आयतन मिल जाएगा। तो इसको 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और ये 3 3 होती है 27x क्यूब हो जाएगा। और ऐसे ही 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125x क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पहले घन का आयतन है, ये दूसरे घन का आयतन है, और ये तीसरे घन का आयतन है। कह रहा कि इन तीनों का जो योग दे रखा है वो 54,880 के बराबर दे रखा है। 54,880 सेंटीमीटर क्यूब के क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 125 और 27 जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा। 152 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160x क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 54,880 के, ठीक है। 54,880 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 16 से पढ़ेंगे तो इसको 343 बार में ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x क्यूब बचेगा। और इस बात को आप अच्छे से जानते हो, आपसे कह रहा है कि क्या निकालना है, हमें सबसे लंबे जो घन है, सबसे बड़े घन की भुजा निकालनी है। कहने का मतलब अगर हमें x की वैल्यू निकल जाए तो जो सबसे x की वैल्यू रखें, जो सबसे बड़ा भुजा होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x क्यूब है, इसका हम क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। x क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, और यहाँ पे जानते हो ये 7 का क्यूब है तो 7 सेंटीमीटर बचेगा। x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि सबसे लंबे घन की भुजा निकालिए, तो सबसे लंबा घन यही बनेगा, क्योंकि 5 गुने x थी इसकी भुजा, तो 5 गुने 7 हो जाएगा, तो ये 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 था वो आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। और आप जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी एग्जाम हो और उसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। बात है क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा कि आलू के मूल्य में 20% की गिरावट के कारण 240 रुपए में 3 किलोग्राम आलू खरीदा जा सकता है, अधिक खरीदा जा सकता है। प्रति किलोग्राम आलू का वास्तविक मूल्य कितना था आपको बताना है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं कि आप ये सोचिए कि आप डेली 100 रुपये लेके जाते थे और मार्केट से आलू लेके चले आते थे। आप मार्केट में जाते हो, है ना, आप मार्केट में जाते हो और देखते हो, आप 100 रुपये के साथ गए होगे, डेली जाते हो तो आज भी गए होगे 100 रुपये के साथ, और आप देखते हो कि मार्केट में आलू का जो रेट था वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो आप सोचो कि 100 रुपये लेकर डेली जाते तो 100 रुपये का आलू आज भी लेने जाओगे, आपको आलू थोड़ा सी मात्रा में ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर रेट कम होगा तो, और रेट बढ़ेगा तो आपको आलू की मात्रा कम मिलेगी। कहने का मतलब मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं, अगर किसी सामान की कीमत
बढ़ेगी तो खपत में क्या आएगी, कमी आएगी, अगर कीमत घटेगी तो खपत में वृद्धि होगी। बात है, बस इतनी सी बात है, इसमें बाकी कुछ है ही नहीं है। तो देखो कीमत और खपत दो ही चीजें होती हैं इसमें। तो कीमत की अगर हम बात करें तो ये आप जानते हो कीमत क्या कह रहा है, कीमत में क्या हो रही है, 20% की गिरावट आ रही है। तो 20% की गिरावट का मतलब होता है 20% की वैल्यू 1/5। कहने का मतलब अगर पहले आलू जो थी वो 5 रुपए किलोग्राम या 5 यूनिट प्रति किलोग्राम मिल रही होगी, तो अब उससे एक कम होकर क्या मिलेगी, 4 यूनिट प्रति किलोग्राम मिलेगी। बात है क्लियर। पहले 1 किलोग्राम आलू 5 रुपए की थी, तो अब कितने की मिलेगी, 4 रुपए में। मैंने कहा कीमत का उल्टा हमेशा क्या होता है, खपत होता है। कीमत का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। कहने का मतलब पहले अगर 4 किलोग्राम आलू लेके आते रहे होगे तो अब कितना लेके आओगे, 5 किलोग्राम, क्योंकि कीमत का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। बात है क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि आप पहले की तुलना में 3 किलोग्राम आलू क्या करते हो, अधिक खरीद पाते हो। तो पहले देखो 4 खरीद पाते थे, अब 5, यहाँ पे कितना यूनिट अधिक खरीद पा रहे हो, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने किलोग्राम के बराबर है, 3 किलोग्राम के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोग्राम के बराबर है तो आप देखो शुरुआत में कितनी आलू लेके आ रहे थे, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से गुना करते, कहने का मतलब शुरुआत में हम 12 किलोग्राम आलू खरीद के लेके आते थे। बात है क्लियर। अब आप सोचो कि 12 किलोग्राम आलू खरीद के लेके आते थे और रुपया कितना लेके जाते थे, 240। तो आपसे पूछ रहा है प्रति किलोग्राम मूल्य, तो आप जानते हो कि 240 रुपए लेके जाते थे और 12 किलोग्राम लेके आते थे, तो इसका मतलब 12 दूना 24, 20 रुपया प्रति किलोग्राम आलू का रेट था शुरुआत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान से कह रहा कि 1800 रुपये प्रति 6% साधारण ब्याज पर निश्चित संख्या में वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। परिपक्वता पर दे ब्याज 756 रुपया है। वह समय अवधि ज्ञात कीजिए जिसके लिए राशि का निवेश किया गया है। आपको समय अवधि बताना है, मतलब टाइम बताना है। ठीक है, आपको साधारण ब्याज दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली फार्मूला लगा सकते हो, और तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप नॉर्मल लगाओ इसको। तो देखो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, बस उसी से कर दो। तो मूलधन ब्याज आपको कितना दे रखा है, 756। SI बराबर क्या होता है, P का मतलब होता है मूलधन। मूलधन आपको दे रखा है 800 रुपये। रेट आप इंटरेस्ट की बात करें तो 6% दे रखा है, और टाइम आपसे पूछ रहा है, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको चाहो तो इसको काट सकते हो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, हासिल बचेगा 3, 6 छक्के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और 18 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा T और यहाँ पे बचेगा 7। तो इसलिए T की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 7 वर्ष। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो D यानी कि चौथा ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का है। कह रहा है कि यदि 110 आमों को बेचने पर 120 आमों के का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि 110 आमों को बेचने पर, कहने का मतलब 110 आमों का जो विक्रय मूल्य है, बेचने पर कह रहा है ना, तो विक्रय मूल्य है वो 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। 120 आमों के क्रय मूल्य के कह रहा है बराबर। कह रहा है कि 110 आम को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो 110 आमों का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होगा 120 आमों के क्रय मूल्य के। तो आप इस बात को अच्छे से जानते हो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और SP बराबर आपको कितना मिल जाएगा 12, और CP बराबर आपको मिल जाएगा 10। तो आप खुद सोचो, अगर आपने कोई सामान 11 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। और कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 11 रुपए का, और परसेंट लगाने के लिए गुड़े 100 करते हैं, और 11 9 99, 100 बटे कितना हो जाएगा 11। कहने का मतलब 9 सही 1/11% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से बना सकते हो। बातें क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक कालीन बिछाने की लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। 10 मीटर 20 मीटर और 20 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान में कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करें। कहने का मतलब त्रिभुजाकार है और मैदान में आपको कालीन बिछाने, इसका मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा। और त्रिभुज का एरिया देखो, यहाँ पे ये विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज का एरिया है ना, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपके बहुत सारे फार्मूले, एक फार्मूला होता है हीरोज फार्मूला, हम उसी से निकाल के दिखा देते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ रखा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, S माइनस A, S माइनस बी, और S माइनस क्या होता है, C होता है। ठीक है, इसी फार्मूले से हम निकाल देते हैं। आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं। कह रहा है कि A बराबर कितना है आपका 10 मीटर, और B और C
बी बराबर कितना दे रखा है आपका, बी बराबर भी कितना दे रखा है आपको 20 मीटर, और सी बराबर आपको कितना दे रखा है, ये भी आपकी भुजा जो है 20 मीटर है, ठीक है। और यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी करो 50 आएगा, 50 बटे क्या होता है 2 होता है, तो 2 से काटोगे तो यहाँ से एक जो पी एस की वैल्यू निकल के आएगी वो 25 मीटर निकल के आएगी। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एस बराबर देखो 25 रखोगे तो ये 25 हो जाएगा, और यस माइनस ए करोगे तो 25 में से 10 घटाओ कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ऐसे ही 25 में से आप 20 घटाओ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऐसे ही 25 में से 20 घटाओ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो देखो यहां पे इसको लिख सकते हो क्या, ये हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हो, और 15 को लिख सकते हो 5 गुणे 3, है ना, क्या लिख सकते हो 5 गुणे 3, और ये 5 गुणे 5 है, ये है ना, तो 5 गुणे 5 यहाँ पेयर बना लेते हैं 5 का, एक पेयर ये और एक पेयर ये, और ये आपका अंदर बच जाएगा। तो इस तरीके से एक पेयर निकलेगा, 2 पेयर निकलेंगे तो ये हो जाएगा 25, और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका 15, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। तो एरिया आपका इतना आ गया, कह रहा कि 1 वर्ग मीटर का 10 रुपये है, तो आपको इतने वर्ग मीटर का निकालना है, तो 10 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 250 अंडर रूट 15 रुपया, है ना, टोटल आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या है, कह रहा कि एक ट्रेन एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है और सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 90 मीटर प्रति सेकंड है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष ना के बराबर होगी, तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अगर कोई ट्रेन ऐसे वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष कुछ ना कुछ है, जैसे ट्रेन किसी सुरंग को पार कर ले, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन किसी पुल को पार करे, है ना, तो वहां पे ट्रेन की लंबाई में पुल की लंबाई या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लंबाई जुड़ जाती है। बात है क्लियर। तो देखो कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 5 सेकंड में एक किसको पार करती है, खंबे को पार करती है। तो मैंने कहा जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो मैं यहां से ट्रेन की लंबाई निकाल देता हूं, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि खंबे को पार कर रही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। आपको चाल दे रखा है 90 मीटर प्रति सेकंड, और समय आपको कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 5 सेकंड। तो इसका मतलब कि जो ट्रेन की लंबाई थी वो कितनी हो जाएगी, 9×5 = 45 मीटर, कहने का मतलब 450 मीटर ट्रेन की लंबाई थी। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वही ट्रेन जो है उसी चाल से 20 सेकंड में एक किसको पार करती है, सुरंग को पार करती है। तो आप जानते हो सुरंग को पार करने में ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई जुड़ जाएगी। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालें कि अगर 90 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो चले और 20 सेकंड तक यात्रा करती है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 1800 मीटर। कहने का मतलब जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है, 1800 मीटर। अब इसमें 2 चीजें शामिल होंगी, एक तो आपके ट्रेन की डिस्टेंस शामिल होगी और एक उस टनल की या फिर सुरंग की, है ना, टनल की लंबाई शामिल होगी, है ना। तो आप जानते हो अगर ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है तो बची हुई जो 450 इसमें घटाने के बाद जो बचेगा, है ना, वो जो लंबाई आएगी वो किसकी आएगी, सुरंग की आएगी। तो आप इसमें से जब 450 घटाओगे, वो 450 इसमें जब माइनस करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1350 मीटर। कितना मिल जाएगा, 1350 मीटर। और यही आपकी सुरंग की लंबाई। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चन को करने में। बातें क्लियर। तो ठीक है, आपको बातें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।